नमस्कार। 10th क्लास ज्योग्राफी में हमारा चैप्टर चल रहा है संसाधन और विकास। इसमें आज हमारा क्वेश्चन है मिट्टी का कटाव कितने प्रकार का होता है। तो मिट्टी का कटाव हमने पढ़ा है कि धरती के ऊपरी की जो मिट्टी की जो परत होती है वो सबसे ज़्यादा उपजाऊ होती है, लेकिन कई बार तेज़ पानी के बहाव से या हवा से वो कट कर वहाँ से हट जाती है, उसको हम भूमि कटाव या मिट्टी का कटाव कहते हैं। 3 प्रकार का। एक तो सतहदार, जब भूमि की ऊपर की पूरी सतह पानी के साथ बह जाती है या हवा के साथ उड़कर पूरी सतह, तो वो सतहदार कटाव कहलाएगा। इनकी पूरी सतह है, ऊपर की परत है, वो पानी के साथ बह गई या हवा के साथ उड़ गई। नालीदार कटाव क्या होता है, जब तेज़ वर्षा होती है तो पानी एक जगह इकट्ठा होकर बहना शुरू कर देता है और जहाँ से वो पानी बह रहा है वहाँ से वो मिट्टी को काट कर ले जाएगा। वहाँ पर लंबी लंबी खाइयाँ या गड्ढे बन जाते हैं। उन नालियों द्वारा ये जो नालीदार कटाव हो रहा है, वहाँ पर नाली बन जाएगी क्योंकि मिट्टी वहाँ से की मिट्टी पानी के साथ बह जाती है, वो आपको नालीदार कटाव कहलाएगा। खड्डेदार कटाव वो होता है जब भूमि की जो परत है उसमें बीच बीच में से मिट्टी उड़ गई या पानी के साथ बह गई बीच बीच में से, तो उस परत में जहाँ से मिट्टी उड़ी है या पानी के साथ बही है वहाँ पर गड्ढा हो जाएगा, तो वहाँ से मिट्टी निकल कर तो पानी के साथ बह गई। तो ऐसे उस परत पर बीच बीच में से गड्ढे हो जाएंगे क्योंकि वहाँ की मिट्टी नरम थी, वो पानी के साथ बह गई या हवा के साथ उड़ गई। तो ऐसा कटाव होता है, उसको हम खड्डेदार कटाव कहते हैं। उद्योग भूक्षण किस प्रकार करते हैं, तभी उद्योग हैं वो भी भूमि को अनुपजाऊ बनाते हैं। फैक्ट्रियां हैं ये भी भूमि को अनुपजाऊ बनाती है। कैसे, तो कहता है जैसे हम सीमेंट उद्योग लेते हैं, तो आपने पहले पढ़ा है कि सीमेंट बनती है चूने के पत्थर से। तो सीमेंट की फैक्ट्री होती है, उसमें चूने के पत्थर को पीसा जाता है और सीमेंट हमने देखा बड़ी बारीक होती है। तो जब चूने के पत्थर को चक्की में पीसा जाता है तो बड़ी मात्रा में चूने के कण हवा में उड़ जाते हैं क्योंकि बहुत बारीक पीसा जाता है। तो वो हल्का होने के कारण कुछ चूने के अंश ऊपर वातावरण में चले जाते हैं और बाद में ये ऊपर जाकर जब ऊपर की नमी में ये भारी हो जाते हैं ये कण, और ये वापस नीचे ज़मीन पर आ जाते हैं। तो ये चूने के कण जब नीचे ज़मीन पर आते हैं तो उस ज़मीन को ये पथरीली बना देंगे, तो वो भूमि अनुपजाऊ बन जाएगी। अनुपजाऊ किसके कारण हुई, उस फैक्ट्री के कारण, क्योंकि वो चूने के कण कहाँ से निकले थे, उस फैक्ट्री से। फिर वो वातावरण में ऊपर गए, नमी से भारी होकर वापस वो आसपास की ज़मीन पर आकर गिर गए। वो उन कणों ने उस ज़मीन को अनुपजाऊ बना दिया। तो इसलिए हम कह सकते हैं उद्योग भी भूमि को अनुपजाऊ बनाते हैं। मृदा अपरदन क्या होता है, कई बार पढ़ लिया हमने। तेज वायु व जल के साथ भूमि की ऊपरी परत का बह जाना मृदा अपरदन या भूमि कटाव कहलाता है। इससे क्या होगा, जो उपजाऊ मिट्टी की परत है वो तो पानी के साथ बह जाएगी, फिर मिट्टी कृषि योग्य नहीं रहती। और ये ज़्यादातर वहीं होता है जहाँ भूमि में ढाड़ ज़्यादा है या वर्षा ज़्यादा आती है, वहाँ पर ऐसा ज़्यादा होता है। जैसे पर्वतीय भागों में या मरुस्थलीय भागों में वहाँ ऐसा ज़्यादा होता है। क्यों होता है, या तो ढाड़ ज़्यादा है, तो ढाड़ ज़्यादा होगी तो पानी की स्पीड ज़्यादा होगी, तो मिट्टी को काट कर लेकर जाएगी। या मिट्टी में पानी समाने की मिट्टी कम पानी सोख रही है, मिट्टी पानी कम सोखेगी तो पानी उसके ऊपर से बहेगा, वो मिट्टी को काट कर लेकर जाएगा। जैसे बालू मिट्टी है, अब बालू मिट्टी है, आप के दिमाग में एक क्वेश्चन उठेगा कि बालू मिट्टी तो पानी बहुत ज़्यादा सोखती है, लेकिन यहाँ ये चीज़ आप ध्यान में रखना कि बालू मिट्टी होती है वो एक बार पानी सोखेगी, लेकिन वो मिट्टी फिर पानी छोड़ना शुरू कर देती है, और जो मिट्टी पानी छोड़ेगी तो पानी निकलेगा तो साथ में वो मिट्टी को बहाकर लेकर जाएगा। तो इसीलिए तो बालू मिट्टी का कटाव ज़्यादा होता है, क्योंकि बालू मिट्टी पानी कम सोखती है, काली मिट्टी ज़्यादा सोखती है, इसलिए उसका कटाव कम होता है। पेड़ पौधे काटने से, क्योंकि पेड़ पौधे काटोगे तो उनकी जड़ें, क्योंकि पेड़ पौधों की जड़ें होती है मिट्टी को पकड़े रखती है, लेकिन काटने से फिर वो मिट्टी खुली हो जाएगी तो वो
मिट्टी पानी के साथ या हवा के साथ उड़ जाएगी पशु चराने से, क्योंकि पशु के खुरों से मिट्टी नरम होती है। यदि खेतों में अड़ग की नालियाँ समांतर है, जिस तरफ ढाल है और उसी तरह हमने अड़ग के माध्यम से नालियाँ बना दी, ऑटोमेटिक पानी की स्पीड बढ़ जाएगी और वो भूमि कटाव ज़्यादा करेगी। इससे जुड़ा अगला क्वेश्चन आ गया, फिर भूमि कटाव को रोकें कैसे? तो भूमि कटाव को रोकने का पेड़ पौधे लगाएं। ऊपर हमने पढ़ा है पेड़ पौधे काटने से जब कटाव हो रहा है तो पेड़ पौधे ज़्यादा लगाएं। एक तो हवा की गति कम हो जाती है, जड़ें मिट्टी को पकड़ के रखेगी, कटाव नहीं होने देगी। घास लगाएं। पहाड़ी ढाल है तो सीढ़ीदार खेत बनाएं। ये ढाल है तो ऐसे सीढ़ियाँ बना दे खेत के अंदर, मेड़ बना दे ताकि पानी की स्पीड कम हो जाए। या नाली, कोई नालीदार कटाव हो रहा है तो नाली का मुंह रोक दो। मुंह रोकोगे तो पानी रुक कर आएगा, तो जब पानी रुकेगा तो पानी के साथ वाली मिट्टी नाली में जमा हो जाएगी, ऐसे वो नाली मिट्टी से भर जाएगी। नदियों के किनारे पेड़ पौधे लगाएं। भू संरक्षण के उपायों पर नोट लिखो। भूमि को बचाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भूमि हमारा बड़ा ही मूल्यवान प्राकृतिक संसाधन है। भारत में अनेक प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, अनेक प्रकार की मिट्टी में अनेक प्रकार की फसलें होती है। इसीलिए तो भारत कृषि में आत्मनिर्भर हो सका है। लेकिन हमें इस मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को बनाए रखना है, वैज्ञानिक तरीके से खेती करनी है, भूमि कटाव को रोकना है, भूमि उपजाऊ बनाए रखने के लिए जैविक खादों का ज़्यादा प्रयोग करना है, ताकि भूमि में लगातार उत्पादन होता रहे और मिट्टी को सुरक्षा मिले। तो ये क्वेश्चन आप आज का काम है। और चलो आगे एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। आगे संसाधनों के विकास से क्या अभिप्राय है? तो संसाधनों के विकास का मतलब है कि संसाधनों को उपयोगी बनाने की जो प्रक्रिया है, मैंने आपको पहले बताया था, जैसे भूमि को उपयोगी बनाने के लिए भूमि में सिंचाई करते हैं, बीज बोते हैं, तो वो प्रक्रिया है, उसके माध्यम से हम भूमि को उपयोगी बना रहे हैं। उस प्रक्रिया को हम संसाधनों का विकास कहते हैं। अब कहता है क्यों आवश्यक है? क्योंकि अगर प्राकृतिक संसाधनों को मनुष्य की आवश्यकता के लिए प्रत्यक्ष सीधे तो प्रयोग किए नहीं जा सकते, उनको उपयोगी बनाना पड़ेगा। और उनको उपयोगी बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। जैसे उदाहरण के लिए इसने वो उदाहरण दे दिया, भूमि कृषि योग्य बनाने के लिए सिंचाई करना, अनावश्यक पदार्थ हटाना है, बीज बोना है। उसी प्रकार खनिजों को भूमि से निकालने के लिए खुदाई करनी है, फिर खनिज निकाल के अशुद्धियाँ दूर करनी है, फिर उनको पिघलाना है, मशीन बढ़ानी है। तो इसी प्रकार संसाधनों के उपयोगी बनाने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके संसाधनों का विकास हो पाता है। संसाधन नियोजन क्यों आवश्यक है? तो क्या होता है संसाधन नियोजन? मैं कई बार आपको पढ़ा चुका हूँ कि संसाधन नियोजन का मतलब होता है योजना बनाकर संसाधनों का प्रयोग करना। योजना बनाकर संसाधनों का प्रयोग करना, क्योंकि देश के आर्थिक विकास में संसाधन पर निर्भर है देश का विकास। लेकिन जनसंख्या बढ़ रही है, जिसके कारण संसाधनों का बहुत ज़्यादा उपयोग हो रहा है। साथ के साथ प्रदूषण की समस्या खड़ी हो चुकी है। जैसे हम कृषि में उत्पादन बढ़ाने के लिए रासायनिक खाद डालते हैं, दवाइयाँ डालते हैं, इससे क्या हो रहा है? वायु प्रदूषण बढ़ रहा है। पौधों पर, मनुष्य के ऊपर इन चीज़ों का बड़ा ही गहरा दुष्प्रभाव पड़ रहा है। इसी प्रकार हम खनिजों का बहुत ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं। खनिजों को जब भूमि से निकालते हैं तो धूलकण है, धुआं है, बड़ी मात्रा में उड़ता है, और ये धूलकण धुआं भूमि पर बिछ जाता है। उस भूमि को कृषि योग्य नहीं रहने, जैसे हमने सीमेंट उद्योग वाला उदाहरण पढ़ा था। तो इसलिए हमें संसाधनों को योजना बनाकर प्रयोग करना है, ताकि संसाधन बचे भी रहें हमारे, प्रदूषण भी ना हो, पर्यावरण प्रदूषण को भी रोक सकें। तो इसलिए संसाधनों का योजना बनाकर प्रयोग करना बहुत ज़रूरी है, वरना संसाधन समाप्त हो जाएंगे, पर्यावरण प्रदूषित हो जाएगा, तो हमारा जीना भी मुश्किल हो जाएगा। तो लगभग हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। पूरा चैप्टर लघु, वेरी शॉर्ट अभ्यास के क्वेश्चन है, दीर्घ के क्वेश्चन है, वो बाद में करेंगे हम। तो बाकी क्वेश्चन लेसन हमारा कंप्लीट है। इसमें आज आपके लिखने का काम है कि
उद्योग कैसे भू अक्षण करते हैं, ये आपके लिखने का क्वेश्चन है 22वां। ये काम है आपका। धन्यवाद।